रात के 10 बज रहे हैं, दिन भर की भागदौड़ के बाद शरीर पूरी तरह से जवाब दे चुका है। लोग सोफे पर या बिस्तर पर निढाल पड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ना एक अजीब सा खोखलापन है। दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा है कि आज मैंने आखिर किया क्या। और ये एक ऐसा दर्द है, एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो आज के समय में शायद हर दूसरा इंसान महसूस कर रहा है। हम सब बिजी तो बहुत हैं, पूरा दिन किसी न किसी काम में उलझे रहते हैं, लेकिन अगर असल प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो शून्य के करीब है। एग्जैक्टली। जो काम जिंदगी को असल में आगे ले जाने वाले थे, वो तो छुए तक नहीं गए। और आज हमारे सामने बिहेवियरल साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और अटेंशन मैनेजमेंट से जुड़े रिसर्च पेपर्स और नोट्स का एक बहुत बड़ा स्टैक है। हाँ, और इन सोर्सेस का गहराई से विश्लेषण करने पर एक बहुत ही अलग तस्वीर सामने आ रही है। हम हमेशा ये सोचकर परेशान होते हैं कि यार हमारे पास समय कम है, 24 घंटे कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल, हम हमेशा समय को दोष देते हैं। पर इन पेपर्स को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि समय की तो कोई कमी है ही नहीं। हमारी असली करेंसी हमारा समय नहीं, बल्कि हमारा फोकस है, और हम उसे बहुत बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। मतलब हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, टू डू लिस्ट्स बनाते हैं, लेकिन इन सोर्सेज के हिसाब से तो टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इस पूरी रिसर्च का सबसे अहम बिंदु यही है कि हम गलत समस्या से लड़ रहे हैं। असल चुनौती टाइम मैनेजमेंट की नहीं, बल्कि अटेंशन मैनेजमेंट की है। अटेंशन मैनेजमेंट, ओके। हाँ, देखिए, हमारी जिंदगी का हर एक दिन उसी दिशा में आगे बढ़ता है जहां हमारा ध्यान जाता है। अगर हमारा ध्यान लगातार डिस्ट्रैक्शंस पर है, तो हमारी लाइफ भी उसी तरह बिखरी हुई होगी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो हमारा दिमाग हमेशा ऊर्जा बचाने की कोशिश करता है। लाइक वो हार्डवायर्ड है एनर्जी सेव करने के लिए। एग्जैक्टली। जब भी इसे कोई ऐसा काम मिलता है जिसमें मेहनत लगती है, तो ये तुरंत ऐसे विकल्पों की तलाश करता है जहां से इसे बिना किसी मेहनत के इजी डोपामिन मिल सके। राइट। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कोई फनी वीडियो देखना। हाँ, और हम सोचते हैं कि हम खुद तय कर रहे हैं कि हमें क्या देखना है, लेकिन हकीकत में ये टेक कंपनियों के एल्गोरिदम्स और हमारे फोन की नोटिफिकेशंस तय कर रही हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि हमारे पास एक बहुत पावरफुल गाड़ी है, इंजन में फुल ताकत है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। बहुत सही एनालॉजी है। गाड़ी बस ढलान पे खुद ब खुद लुढ़कती जा रही है। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी यही है। हम अपनी इस रिसर्च के आधार पर ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे हम अपने बिखरे हुए ध्यान को वापस समेट सकते हैं। लेकिन अगर इस समस्या की जड़ में जाएं, तो हमारे सोर्सेज में मेंटल एनर्जी यानी मानसिक ऊर्जा के सीमित होने की बात कही गई है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मैं ये सोच रही थी कि हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि इंसान की क्षमता असीमित है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो फिर ये मेंटल एनर्जी का डिप्लीशन या ऊर्जा का खत्म होना, ये असल में कैसे काम करता है? ये जो असीमित क्षमता वाला विचार है ना, ये एक बहुत बड़ा मिथक है। इंसान के दिमाग का वो हिस्सा जो फोकस करने, फैसले लेने और तर्क करने के लिए जिम्मेदार है, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो असल में ग्लूकोज पर काम करता है। ओके, मतलब एक फिजिकल फ्यूल चाहिए उसे। बिल्कुल। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारे पास इस फोकस करने वाली ऊर्जा का एक सीमित भंडार होता है, एक रिजर्व होता है। हर बार जब हम कोई फैसला लेते हैं या अपनी अटेंशन किसी नई चीज पर शिफ्ट करते हैं, तो हम उस ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च कर रहे होते हैं। इसे साइकोलॉजी में डिसीजन फटीग कहा जाता है। डिसीजन फटीग। तो इसका मतलब जब हम सुबह आंख खुलते ही फोन उठाते हैं। हाँ, और अनगिनत स्टोरीज देखते हैं, रैंडम न्यूज़ पढ़ते हैं या किसी और की लाइफ से खुद को कंपेयर करते हैं, तो हम अपने दिमाग को सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेने पर मजबूर कर रहे होते हैं। वेट, मतलब असली काम शुरू होने से पहले ही हम अपने दिमाग के बैटरी को लाल निशान पर ले आते हैं, सिर्फ फोन देखकर। एग्जैक्टली, यही होता है। जब तक दोपहर के 11 बजते हैं और इंसान असल में कोई गहरा और ज़रूरी काम करने बैठता है, लाइक कोई रिपोर्ट लिखना या पढ़ाई करना, तब तक उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। और फिर लोग शिकायत करते हैं कि काम में मन नहीं लग रहा है। सही बात है। मन इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि जो मानसिक ऊर्जा फोकस के लिए चाहिए थी, वो तो रैंडम स्क्रॉलिंग में पहले ही ड्रेन हो चुकी है। हमारा दिमाग अब उस गहरे काम को करने के लिए ग्लूकोज ही नहीं जुटा पा रहा है। अरे बाप रे!
लेकिन यार यहाँ एक बड़ा विरोधाभास भी है। मतलब हम सबने दर्जनों आर्टिकल्स पढ़े हैं कि फोन दूर रख दो, सुबह उठकर फोन मत देखो। हम सब जानते हैं कि फोकस करना जरूरी है। लेकिन अगर आज की दुनिया की बात करें, हमारी लाइफस्टाइल और हमारे काम करने का तरीका मल्टीटास्किंग की डिमांड करता है। कॉर्पोरेट जॉब्स में आपको एक साथ कई प्रोजेक्ट्स हैंडल करने होते हैं, बॉस की ईमेल का तुरंत जवाब देना होता है, एक स्टूडेंट को पढ़ाई भी करनी है, असाइनमेंट भी सबमिट करना है और ग्रुप चैट्स पर भी एक्टिव रहना है। तो क्या मल्टीटास्किंग सच में इतनी बुरी चीज है? देखिए, मल्टीटास्किंग बुरी चीज नहीं है। मल्टीटास्किंग एक इंसान के लिए नामुमकिन चीज है। नामुमकिन? पर लोग तो रेज्यूमे में लिखते हैं कि वो अच्छे मल्टीटास्कर हैं। वो एक धोखा है। न्यूरोसाइंस स्पष्ट रूप से कहता है कि इंसान का दिमाग एक ही समय में दो कॉग्निटिव यानी दिमागी काम कर ही नहीं सकता। जिसे हम मल्टीटास्किंग मानकर खुद पर गर्व महसूस करते हैं, वो असल में टास्क स्विचिंग है। टास्क स्विचिंग मतलब हम काम एक साथ नहीं कर रहे, बस जल्दी जल्दी बदल रहे हैं। एग्जैक्टली। हम बहुत तेजी से अपना ध्यान एक काम से हटाकर दूसरे काम पर ले जाते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा नुकसान होता है, उसे रिसर्चर्स अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। अटेंशन रेजिड्यू, ये कैसे काम करता है? मैं बताता हूं। जब हम एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी प्रेजेंटेशन पर काम कर रही हैं और करते करते अचानक आपने व्हाट्सएप का कोई मैसेज चेक किया, तो आपकी अटेंशन का एक हिस्सा उस पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। हमारा दिमाग 100% नए काम पर शिफ्ट नहीं हो पाता। इस बचे हुए हिस्से को अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। ओह, मतलब हम सोचते हैं कि हमने एक सेकंड के लिए मैसेज देखा और वापस काम पर आ गए, लेकिन असल में हमारा दिमाग अभी भी उस मैसेज को प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल। और जितनी बार हम स्विच करते हैं, हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग पावर उतनी ही कम होती जाती है। नतीजा ये होता है कि काम में गलतियां बढ़ती हैं, समय ज्यादा लगता है और उस काम की क्वालिटी एकदम सतही रह जाती है। ये तो बहुत बड़ा आई ओपनर है। मतलब फोकस को हम अक्सर एक फ्लड लाइट की तरह इस्तेमाल करते हैं, जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा रोशन कर देती है, लेकिन किसी भी चीज को गहराई से नहीं दिखाती। हाँ, जबकि डीप वर्क एक लेजर बीम की तरह है, जो एक ही जगह पर टिक कर स्टील को भी काट सकती है। एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर पूरा ध्यान लगाना ही आज की दुनिया में सबसे दुर्लभ और कीमती स्किल बन गई है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लेजर बीम इतनी ही जरूरी है, तो हम इसे ऑन क्यों नहीं रख पाते? मतलब हम अपनी इच्छा शक्ति, अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके डिस्ट्रैक्शंस को क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि विल पावर पर हद से ज्यादा भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी भूल है। विल पावर भी ना एक मसल की तरह है, जो इस्तेमाल के साथ थक जाती है। रिसर्च बताती है कि हमारा व्यवहार हमारी इच्छा शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे माहौल यानी एनवायरनमेंट से तय होता है। एनवायरनमेंट से? हाँ, इसे चॉइस आर्किटेक्चर कहा जाता है। हमारा दिमाग हमारे आसपास मौजूद संकेतों को सबकॉन्शियस लेवल पर प्रोसेस करता रहता है। अगर आपकी काम करने की टेबल पर फोन रखा है और उसकी स्क्रीन बार बार लाइट अप हो रही है, तो आपका दिमाग उस स्क्रीन को इग्नोर करने में ही अपनी आधी मेंटल एनर्जी खर्च कर देगा। यार ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि कोई इंसान बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पर है, हाँ। लेकिन उसने अपने फ्रिज में सिर्फ मिठाइयाँ और जंक फूड भर रखा है। हाँ। और सोच रहा है कि उसका मन ललचाएगा नहीं। हाँ। ये तो बेवकूफ़ी है। एग्जैक्टली। एक बहुत अच्छी एनालॉजी है इन सोर्सेज में, एक कुत्ते की एनालॉजी। एक अनट्रेन्ड कुत्ता हर आवाज पे भागता है, लेकिन एक ट्रेन्ड कुत्ता फोकस्ड रहता है। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। माइंड प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेनिंग और माहौल प्रॉब्लम है। मैं समझ रही हूँ कि एनवायरनमेंट बहुत अहम है, लेकिन क्या असल दुनिया में ये हमेशा प्रैक्टिकल है? मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय है, वो अपना फोन दूसरे कमरे में कैसे रख सकता है जब क्लाइंट या बॉस का फोन कभी भी आ सकता है? ये एक वैलिड सवाल है। हाँ, या फिर एक स्टूडेंट जो हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में रहता है, वो अपने एनवायरनमेंट को कैसे बदलेगा? देखिए, एनवायरनमेंट बदलने का मतलब हमेशा जगह बदलना या पहाड़ों पर जाना नहीं होता। इसका मतलब है अपने काम और डिस्ट्रैक्शन के बीच फ्रिक्शन यानी रुकावट पैदा करना। फ्रिक्शन मतलब डिस्ट्रैक्शन को मुश्किल बनाना। बिल्कुल। अगर फोन साथ रखना मजबूरी है, तो नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज किया जा सकता है। सिर्फ उन नंबर्स को अलाउ करें जो बहुत जरूरी हैं, बाकी सब साइलेंट। जो ऐप्स सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उन पर टाइमर लगा दें या उन्हें होम स्क्रीन से हटाकर किसी फोल्डर के अंदर गहराई में छिपा दें। लाइक आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। हाँ, मकसद ये है कि उस बुरी आदत को पूरा करने में 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय लगे। हमारा दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है, और जब किसी काम में फ्रिक्शन होता है, तो दिमाग उस काम को करने से कतराने लगता है। यहाँ सिस्टम आपकी विल पावर को रिप्लेस कर देता है। ये एक बहुत ही पावरफुल शिफ्ट है। विल पावर के भरोसे बैठने से बेहतर है कि हम अपने आसपास का डिफॉल्ट सिस्टम ही ऐसा बना लें जहां सही काम करना आसान हो और डिस्ट्रैक्ट होना मुश्किल हो।
बिल्कुल सही। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि हमने अपना एनवायरनमेंट परफेक्ट कर लिया, फोन छिपा दिया, डेस्क साफ कर ली, लैपटॉप पर सिर्फ काम की टैब खुली है। ओके। अब हम काम करने बैठते हैं और यहीं पर एक बहुत भयानक चीज का सामना होता है, शांति। एक ऐसी बोरियत जो अंदर से बेचैन कर देती है। उस शांति में दिमाग इतनी तेजी से भागता है कि इंसान खुद से पूछने लगता है कि मैं ये दर्द क्यों सह रहा हूं। हाँ, और ये बेचैनी बिल्कुल स्वाभाविक है। हमारा दिमाग ना हाई डोपामिन एनवायरनमेंट का आदी हो चुका है। जब हम उस शोर और डिस्ट्रैक्शन को हटाते हैं तो दिमाग एक तरह के डोपामिन विड्रॉल से गुजरता है। डोपामिन विड्रॉल, जैसे किसी नशे की लत टूटने पर होता है। बिल्कुल वैसा ही। उसे वो तुरंत मिलने वाली खुशी नहीं मिल रही होती, इसलिए वो पैनिक करने लगता है और बोरियत का सिग्नल भेजता है। लेकिन साइकोलॉजी के नजरिए से देखें तो असली ग्रोथ इसी बोरियत की दहलीज के पार है। बोरियत के पार। हाँ, जब काम मुश्किल लगने लगे, जब दिमाग भागने के 100 बहाने दे और इंसान फिर भी उस जगह पर टिका रहे, वहीं से न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं और फोकस बढ़ता है। लेवल वहीं से चेंज होता है। लेकिन ज्यादातर लोग तो इस दहलीज को पार ही नहीं कर पाते ना। जैसे ही बोरियत हावी होती है या काम थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है तो हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है। हाँ, और वो खुद को एक नई डिस्ट्रैक्शन दे देते हैं। और यहाँ एक और बहुत दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है हमारी रिसर्च में, परफेक्शनिज्म का जाल। लोग काम को टालने के लिए परफेक्शनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। वो सोचते हैं कि जब तक सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होगा, जब तक फुल मोटिवेशन नहीं होगा, तब तक काम शुरू ही नहीं करेंगे। ये बहुत कॉमन है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या परफेक्शनिस्ट होना एक बुरी बात है? हम हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? क्या ये क्वालिटी के साथ समझौता करने जैसा नहीं है? ये बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो परफेक्शनिज्म है ना, ये अक्सर एक बहुत ही चालाक भेष में छिपा हुआ प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत है। वेट, परफेक्शनिज्म सिर्फ काम टालने का बहाना है? ज्यादातर मामलों में हाँ। हम एक्सीलेंस के लिए नहीं रुकते, हम असल में उस काम के मुश्किल होने के डर से भाग रहे होते हैं। परफेक्शनिज्म हमारे ईगो का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। कि अगर हम काम शुरू ही नहीं करेंगे तो हम उसमें फेल भी नहीं होंगे। एग्जैक्टली। रिसर्च ये साफ बताती है कि 8 घंटे तक परफेक्ट मूड और परफेक्ट एनवायरनमेंट का इंतजार करने से लाख गुना बेहतर है कि आप 3 घंटे का इम्परफेक्ट डीप वर्क कर लें। मतलब अधूरा या कच्चा ही सही, पर काम शुरू कर देना चाहिए। परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। जब हम कोई काम खत्म करते हैं, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, तो हमारे दिमाग को कंप्लीशन का एक डोपामिन हिट मिलता है। ओह, नेचुरल डोपामिन। हाँ, ये जो मोमेंटल बनता है ना, यही हमें अगले दिन वापस काम पर लौटने की प्रेरणा देता है। इम्परफेक्ट करो लेकिन पूरा करो का माइंडसेट ही मोमेंटल बनाता है। और अगर बीच में ध्यान भटके तो अवेयरनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे ही महसूस हो कि दिमाग किसी और विचार में खो गया है, तो खुद को कोसने की बजाय बस इतना सोचना है कि अभी नहीं, और वापस अपने काम पर लौट आना है। वाओ, अभी नहीं, ये बहुत पावरफुल है। लेकिन यार, ये जो हम बोरियत से लड़ने की और परफेक्शनिज्म को छोड़कर काम खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सब करने के लिए इंसान के पास एक बहुत ठोस वजह होनी चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर किसी को यही नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहा है, तो कोई भी टेक्निक ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकती। जब वो बोरियत हावी होगी तो दिमाग पूछेगा कि आखिर मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, और अगर जवाब मजबूत नहीं है तो वो तुरंत अपनी पुरानी डिस्ट्रैक्टेड लाइफ में लौट जाएगा। और यहीं पर द स्ट्रॉन्ग वाई यानी आपके काम करने का मजबूत कारण, इसका कॉन्सेप्ट आता है। अगर आपका लक्ष्य आपके लिए सच में मायने नहीं रखता, तो हर छोटी डिस्ट्रैक्शन आपको एक बड़े मौके जैसी लगने लगेगी। हाँ, सही बात है। जब आपका क्यू स्पष्ट होता है ना, तो आपको पता होता है कि 1 घंटा रील स्क्रॉल करने की असल कीमत क्या है। वो कीमत आपका समय नहीं है, वो कीमत आपका वो भविष्य है जो आप बना सकते थे। हर डिस्ट्रैक्शन बहुत महंगी लगने लगती है। यहाँ मुझे लगता है कि हमारी आज की दुनिया में, खासकर कॉलेज लाइफ या कॉर्पोरेट लाइफ में, लोग अपने क्यों को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड है। सोशल मीडिया की वजह से हर कोई किसी और की रेस दौड़ रहा है। किसी ने देखा कि उसका दोस्त स्टार्टअप कर रहा है तो वो भी वही करना चाहता है। किसी ने देखा कोई यूरोप घूम रहा है तो उसके लिए सक्सेस वही बन जाती है। हम लगातार दूसरों की लाइफस्टाइल से अपना क्यों उधार ले रहे हैं। ये सोशल कंपैरिजन फोकस का सबसे बड़ा कातिल है। जब हम दूसरों के गोल्स को अपना मान लेते हैं, तो हमारे अंदर कभी भी वो गहरी प्रेरणा नहीं आ पाती जो लंबे समय तक टिकने के लिए चाहिए। और इसी वजह से हम एक बहुत बड़े जाल में फंस जाते हैं, अर्जेंट बनाम जरूरी का जाल। अर्जेंट मतलब जो काम अचानक से सामने आ जाते हैं और हमारी अटेंशन मांगते हैं। हाँ, जो चीजें अभी इसी वक्त हमारा ध्यान खींचती हैं,
जैसे कोई नोटिफिकेशन, किसी का ईमेल या कोई रैंडम मैसेज। ये अर्जेंट काम हमें बिजी रखते हैं और इन्हें पूरा करने पर हमारे दिमाग को तुरंत एक डोपामिन हिट मिलता है कि अरे वाह, हमने कुछ अचीव कर लिया। लाइक बॉक्स में टिक लगा दिया। हाँ, लेकिन जो काम इम्पोर्टेंट या ज़रूरी होते हैं, जैसे नई स्किल सीखना, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना या कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाना, इनमें कोई तुरंत रिवॉर्ड नहीं मिलता। और इनकी कोई डेडलाइन भी नहीं होती जो आज ही खत्म हो रही हो। एग्जैक्टली। इसलिए हम अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ अर्जेंट कामों में उलझ कर निकाल देते हैं और जो चीजें असल में हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, उन्हें कल पर टालते रहते हैं। यार, ये तो बहुत ही डरावना सच है। मतलब हम दिन भर 20 ईमेल का जवाब देकर खुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं, लेकिन जो किताब हमें लिखनी थी या जो कोर्स पूरा करना था, वो सालों से वैसा ही पड़ा है। इस इल्यूजन से, इस धोखे से बाहर कैसे आएं? इसका सबसे कारगर तरीका है कि आज से हर काम शुरू करने से पहले खुद से एक सवाल पूछा जाए। क्या ये काम सच में मेरे लॉन्ग टर्म गोल के लिए ज़रूरी है या बस मैं खुद को बिजी महसूस कराना चाहता हूँ? वाओ, सिर्फ एक सवाल? हाँ, ये एक सवाल आपकी 50% डिस्ट्रैक्शंस खत्म कर देगा। आइजनहावर मैट्रिक्स भी यही कहता है कि हमें अपने दिन को अर्जेंट कामों के हिसाब से नहीं, बल्कि इंपॉर्टेंट कामों के हिसाब से प्लान करना चाहिए। हर दिन सिर्फ 2 या 3 ज़रूरी काम डिसाइड करने की अहमियत बहुत बड़ी है। लेकिन मान लीजिए हमने ये तय कर लिया कि क्या ज़रूरी है। हमने अपना क्यू भी ढूंढ लिया, फ़ोन भी दूर रख दिया। शुरुआत के 1 या 2 हफ्ते ये सब बहुत अच्छे से चलता है। लेकिन फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगता है और लोग वापस उसी पुराने ढर्रे पे आ जाते हैं। सालों तक फोकस को बरकरार रखना, कंसिस्टेंट रहना, ये अपने आप में एक अलग ही लड़ाई है। तो लंबे समय तक कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जा सकती है? कंसिस्टेंट रहने का सबसे बड़ा रहस्य है नतीजों की चिंता को छोड़कर सिर्फ प्रक्रिया यानी प्रोसेस से प्यार करना। प्रोसेस से प्यार करना। हाँ, हम इंसानों की फितरत बन चुकी है कि हम सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। हमें पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि नतीजे कभी भी हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते। सही बात है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा प्रोसेस होता है कि हम रोज 2 घंटे बिना डिस्ट्रैक्शन के डीप वर्क करेंगे। अगर हमारा पूरा फोकस नतीजों पर होगा, तो जब हमें तुरंत सक्सेस नहीं मिलेगी, हम फ्रस्ट्रेट होकर काम छोड़ देंगे। लाइक जिम जाते हैं और 3 दिन में एब्स नहीं दिखते तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल भाई। लेकिन अगर हम प्रोसेस से प्यार करना सीख जाएं, तो नतीजे एक बाय प्रोडक्ट के रूप में अपने आप मिलने लगेंगे। ये प्रोसेस वाली बात बहुत गहरी है। लेकिन एक प्रैक्टिकल दिक्कत ये है कि हमारा दिमाग कभी भी वर्तमान या प्रेजेंट में टिकता ही नहीं है। हाँ, वो हमेशा टाइम ट्रैवल करता रहता है। और जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमें पास्ट का पछतावा होता है कि यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। इन दोनों के बीच हम वो प्रेजेंट खो देते हैं जहाँ असल में काम होना है। और यही पास्ट और फ्यूचर के बीच का पेंडुलम हमारी सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी ड्रेन करता है। इसका समाधान यह है कि हम एक स्पष्ट बाउंड्री बनाएं। नियम बहुत सीधा होना चाहिए। जब काम करो तो 100% सिर्फ काम करो, और जब रेस्ट करो तो बिना किसी गिल्ट के पूरी तरह से रेस्ट करो, विदाउट एनी गिल्ट। हाँ, ये जो क्लियर बैलेंस है ना, ये फोकस को कई गुना बढ़ा देता है। और एक और जरूरी बात, हमें अपने मूड का गुलाम होना छोड़ना होगा। जब मूड करेगा तब काम करूंगा वाला एटीट्यूड कभी भी हमें कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। हाँ, मोटिवेशन तो आती जाती रहती है। बिल्कुल, मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन काम आता है। हमें मूड नहीं, सिस्टम फॉलो करना चाहिए। ये बात सुनने में बहुत लॉजिकल लगती है, लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल और आ रहा है। अगर हम नतीजों या फ्यूचर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस एक ही जगह खड़े होकर पूरी ताकत से दौड़ लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं? दिशाहीन मेहनत से बचने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। और ये क्लैरिटी कभी भी बाहर से या किसी दूसरे इंसान को देखकर नहीं आती, ये हमेशा अंदर से आती है। तो वो क्लैरिटी कैसे लाएं? इसके लिए हमें समय समय पर खुद से कुछ बहुत ही तीखे और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने होंगे। मान लीजिए आप खुद से पूछें, अगर मेरी जिंदगी का सिर्फ 1 साल बचा हो तो मैं आज किस चीज पर अपना समय लगाऊंगा? ओह, ये तो सच में झकझोर देने वाला सवाल है ना? या फिर अगर मुझे सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक ही स्किल मास्टर करनी हो तो वो क्या होगी? ये सवाल इंसान को उसकी असल प्राथमिकताओं के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। यही सवाल असल दिशा दिखाते हैं। हम रोजमर्रा की भाग-दौड़ में इतने उलझे रहते हैं कि कभी रुककर अपनी दिशा चेक करने का समय नहीं निकालते। और यही सबसे बड़ी गलती है। हमें इस शोर से भरी दुनिया से भागने की जरूरत नहीं है।
इंटरनेट हमेशा रहेगा, नोटिफिकेशंस हमेशा बजेंगी। हम जंगल में जाकर संन्यास तो नहीं ले सकते ना? बिल्कुल नहीं। असली पावर इसमें है कि हम इन डिस्ट्रैक्शंस के बीच रहते हुए भी शांत और फोकस्ड रहना सीख जाएं। हम अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर लें कि वो प्रेशर के बीच भी अपना संतुलन न खोए। डिस्ट्रैक्शन से भागना नहीं है, उनके बीच शांत रहना सीखना है। वाओ! इन सारी रिसर्च और थ्योरीज को अगर एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की जाए तो एक बात बिल्कुल साफ नजर आती है। फोकस कोई एक दिन का काम या कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये असल में एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस दिन हम खुद को एक फोकस्ड इंसान मान लेते हैं, हमारे फैसले अपने आप बदल जाते हैं। लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम हर एक आवाज पर रिएक्ट करके, हर एक चीज को एक्सेप्ट करके इसे खुद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। और इसीलिए इस रिसर्च को समझने के बाद हमें रातों रात अपनी पूरी दुनिया बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। शुरुआत बहुत छोटे कदमों से होनी चाहिए। सिर्फ एक छोटा कदम। हाँ, आज सिर्फ एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन को कम करें जो आपकी सबसे ज्यादा मेंटल एनर्जी सोख रही है, और दिन का सिर्फ एक सबसे जरूरी काम डिसाइड करें और उसे खत्म करें। क्योंकि इतनी सारी थ्योरी और नॉलेज को सिर्फ सुन लेने का कोई फायदा नहीं है। जब तक कि हम इसे अपनी असल जिंदगी में अप्लाई नहीं करते, कुछ नहीं बदलेगा। बिल्कुल, नॉलेज और एक्शन के बीच का वो पुल ही हमारी जिंदगी बदलता है। आज की ये चर्चा वाकई हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से चुनौती देने वाली रही है। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया इस डिस्कशन में। शुरुआत में हमने उस खोखलेपन और थकान की बात की थी जो दिन के अंत में महसूस होती है, लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद, इन सोर्सेस को गहराई से खंगालने के बाद, मेरे मन में एक बहुत ही अजीब लेकिन गहरा विचार आ रहा है। क्या विचार? कभी इस बात पे गौर किया है कि हम इंसान एक सेकंड के लिए भी खाली क्यों नहीं बैठ सकते? मतलब बस का इंतजार कर रहे हैं तो हाथ में फोन है, लिफ्ट में है तो फोन है, ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हैं तो फोन है। हाँ, ये तो एक रिफ्लेक्स बन चुका है। पर शायद हमें फोकस ना कर पाने की बीमारी नहीं है। शायद हकीकत ये है कि हमें शांति से डरने लगा है। ये बहुत गहरी बात है। शायद हम फोन में इसलिए नहीं झांकते क्योंकि वहां इंटरनेट पर कुछ बहुत दिलचस्प चल रहा है, बल्कि इसलिए झांकते हैं क्योंकि हम अपने ही विचारों के साथ अकेले रहने से घबराते हैं। बिल्कुल, हम खुद से भाग रहे हैं। तो अगली बार जब बोरियत महसूस हो और हाथ अपने आप फोन उठाने के लिए आगे बढ़ें, तो बस एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, मैं असल में किस चीज से भाग रहा हूं? इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई रिसर्च और एक नए नजरिए के साथ। जुड़े रहिए।